हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सी पैसे से जो आपा में। देखिए, आज की क्लास जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में, है ना। तो विजयनगर साम्राज्य का क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए, तो याद रखिएगा, जो विजयनगर साम्राज्य है यहाँ पर चार जो है राजवंशों ने क्या तो शासन किया। सबसे पहले तो पहला कौन सा था? संगम वंश। और संगम वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम याद रखना हरिहर और बुक्का प्रथम। ठीक है, इन्होंने क्या किया तो संगम वंश की आधारशिला रखी। ठीक। अगला आपको ना अंश को याद रखना है सुलो वंश। ठीक है, तो सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य में जो पहला परिवर्तन होता है शासन के नाम पे, वो किसका था तो सुलो वंश का था। इनका काम इन्होंने क्या किया, साम्राज्य का विस्तार किया और साथ ही ठीक है साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ याद रखिएगा जो सैन्य वृद्धि है ना, उसको बढ़ाने की इन्होंने क्या तो कोशिश की। तुलो वंश, ये उसके बाद अगला क्रम है ना, एक सीक्वेंस आपको याद है। तो तुलो वंश के बारे में याद रखिएगा, इसके संस्थापक का नाम है वीर नरसिम्हा, जिसको कई जगह क्या तो वीर नरसिंह, ठीक है, वीर नरसिंह के नाम से जाना जाता है। और तुलु वंश के एक बहुत प्रसिद्ध शासक हुए, ठीक है, जिसका नाम क्या है तो कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के जो नेतृत्व में उनके शासनकाल में जो है ना, विजयनगर साम्राज्य को क्या तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। ये याद रखना है। उसके बाद जो सबसे आखिरी वंश आता है वो आपको देखने को मिलता है अरविदो वंश। कौन सा तो अरविदो वंश। ठीक है, यहाँ पर इनके जो एक मंत्री थे जिनका नाम आपको राम याद रखना है, राम राम राय जी। ठीक है, इन्हीं की देख रेख और इनके ही ठीक है बुद्धि से क्या होता था, प्रशासन का जो शासन तंत्र और जो राजनीतिक तंत्र था वो चलता था। ठीक। और साथ ही सबसे अंतिम जो है हरा विध्वंस है, तो तालीकोटा का जो युद्ध होता है उसमें इस वंश का क्या तो पतन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कृष्णदेव राय के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो उनके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखिएगा, जो कृष्णदेव राय हैं, इनके जो समय काल था शासन का, उसको क्या तो आपको याद रखना है 1509 से लेकर 1529 तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन्होंने उपाधियां लिखी किसकी तो याद रखिए, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह। ठीक, ये तीन आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही इन्होंने यवन राज्य का क्या तो स्थापन है ना, स्थापना किया, उसी के साथ ये कैसे हुआ तो याद रखिएगा, बहमनी सुल्तान था वहां, उसको क्या तो मुक्त करने के बाद। ठीक, तो खैर ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये तीन याद रखना है, आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह। ठीक है, और याद रखिएगा कृष्णदेव राय याद रखिएगा जो तुलु वंश के थे, है ना, इनका जो विदेशियों से भी संबंध मतलब फॉरेन रिलेशनशिप भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इनके साथ तो याद रखिएगा पुर्तगालियों के किस प्रकार के संबंध है तो व्यापारिक संबंध। ठीक है, धर्म के नाम पे आपको याद रखना है कि ये वैष्णव धर्म के मानने वाले थे, लेकिन सभी धर्मों के प्रति ये क्या थे तो सहिष्णु थे, किसी भी धर्म विशेष का ये क्या तो अ, हनन नहीं करते थे। ठीक है, इन्होंने याद रखिएगा जो तिरुपति और श्रीशैलम मंदिर है, ठीक है, वहां पर क्या तो इनके द्वारा बहुत या भारी मात्रा में क्या तो दान दिया गया। ठीक है, और इन्होंने अपने माता के नाम में नागलापुरम नामक एक नए नगर की क्या तो स्थापना की। ठीक, इतनी चीजें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने वो जो बहमनी सुल्तानों पर विजय, जो बहमनी सुल्तान का क्या तो मुक्त कराया गया, वो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो कृष्णदेव राय के बारे में क्या याद रखना है कि बहमनी सुल्तानों पर इन्होंने विजय प्राप्त की। ये क्या जो दीवानी कथा है ना, जो क्रय विक्रय से संबंधित चीजें होती है, जिसको टैक्स कहा जाता है ना, वहां पे टैक्स कहा जाता है, उसी से संबंधित युद्ध था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो है याद रखिएगा, बीदर, गुलबर्गा और बीजापुर को विजयनगर में मिलाया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बीदर, गुलबर्गा और बीजापुर को इन्होंने क्या तो विजयनगर में मिलाया, कृष्णदेव राय ने। ठीक है, ये याद रखना है। और उड़ीसा के गजपति, नाम है राजा रुद्र प्रताप देव, उनको भी इन्होंने युद्ध में क्या किया तो हराया। साथ ही उदयगिरी और कोनवीडो के किलों पर इन्होंने क्या तो अधिकार कर लिया। कटक जो उड़ीसा में, वहां तक का इन्होंने सफल किया तो युद्ध में अभियान किया है। इसी कारण इनके कार्यकाल को क्या तो स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। साथ ही रायचूर का युद्ध भी आपको इनके समय देखने को मिलता है, 1520 में हुआ था। ठीक, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। तो बीजापुर के सुल्तान को निर्णायक रूप से इन्होंने क्या किया तो हराया। ठीक है, और जो कृष्णा तुंग भद्रा का जो दोआब क्षेत्र है, वहां पर इसने यहाँ किए तो क्या तो पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया। ये जो है कृषि के लिए है ना, फसल के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाता है।
क्योंकि उस समय जो साधन था है ना वो टैक्स के फॉर्म पे आता था, तो यहाँ से भूमि और किसानों से क्या तो अच्छे खासे टैक्स की भी यहाँ पे संभावना रहती थी। ठीक, चलिए। ठीक, अब इनका प्रशासनिक ढांचा देखेंगे तो याद रखिएगा मंडलम ये सबसे ऊपर का होता था, सबसे बड़ा होता था, है ना, ये याद रखना है। और सबसे निचले स्तर पर कौन, तो गांव, ग्राम, गांव होता था। तो गांव के ठीक ऊपर ऐसा देखेंगे तो आपको उप जिला देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको क्या तो स्थल के नाम से जाना जाता है। उप जिला को क्या तो स्थल के नाम से जाना जाता है, और उसके ऊपर में आपको जिला देखने को मिलता है, जिसको ये अपनी भाषा में क्या तो नाडु कहते हैं, जिसको अपनी भाषा में क्या तो नाडु। ठीक। और इसके बाद आपको यहाँ पर अब ध्यान देना है कि अमर नायक प्रणाली ये दिल्ली की इक्ता प्रणाली के समान थी, जो इनके शासनकाल में क्या तो चलाया जा रहा था। राजा द्वारा जो नायक जो सैन्य कमांडर है उसको क्या तो अमरम भूमि का क्या तो अनुदान दिया जाता था, याद रखना है ना। राजा के द्वारा जो नायक होता था जो सैन्य कमांडर, उसको क्या तो भूमि का अनुदान दिया जाता था। ठीक है, भूमि का क्या किया जाता था, तो अनुदान दिया जाता था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो नायक है उसके द्वारा किसानों व्यापारियों से क्या तो टैक्स की वसूली का काम किया जाता था। जो नायक है जो सैन्य कमांडर है, यही किसान और व्यापारियों से क्या तो टैक्स क्या क्या करते थे, वसूली करते थे। और उसी जो टैक्स है से जो आय है ना, जो टैक्स है जो वो क्या होता है आय के फॉर्म में होता था, उसी से ही हाथियों और घोड़ों को निर्धारित सेना का जो खर्च है वो उठाया जाता था। ठीक है। और यहाँ से जो, ठीक है, यहाँ से जो इनको प्रॉफिट या कहें ऐसा जो कर का, ठीक है, जो प्रॉफिट कहें या कर कहें या जो पैसे होते थे, ठीक है, वो इनको राजा को वार्षिक भेंट और युद्ध में सैन्य सहायता क्या करने के लिए, प्रदान करने के लिए दिया जाता था। ठीक। कहने का मतलब क्या है, देखिए एक राजा होते थे, राजा अपना नायक चुनता था। ठीक है, तो नायक को उनके राजा के द्वारा है ना भूमि क्या तो अनुदान में दिया गया था। और वही नायक जो है उन्हीं उन्हीं भूमि को क्या किसानों और व्यापारियों से क्या करते थे, टैक्स लेते थे, है ना, उसी भूमि के बदले जहाँ वहाँ पे क्या करें वो अपने जो है वो, हाँ, किसानी से संबंधित किसी तरीके के कार्य करें और व्यापारिक काम करें। ठीक है। और वहां से जो टैक्स के फॉर्म में जो पैसे आते थे उसके कुछ पैसों को ये हाथी और घोड़ों की जो निर्धारित सेना है उस पर खर्च करती थी। और बचे हुए पैसे को राजा जो है, राजा को वार्षिक भेंट के तौर पर है ना क्या तो प्रदान किया जाता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका जो है राजस्व प्रशासन और जो भू राजस्व है, ठीक है, इन दोनों के बारे में देखते हैं। राजस्व प्रशासन मतलब जो पैसे से संबंधित गतिविधि थी उसके बारे में बात कर किया जा रहा है। और जो भू राजस्व जो भूमि है ना, भूमि से संबंधित, ठीक है, जो भूमि से राजस्व या पैसे प्राप्त होते थे उससे संबंधित। ठीक है, तो भूमि ही साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, ये याद रखिएगा। भूमि ही विजयनगर साम्राज्य का जो पैसे आने का मुख्य स्रोत था, है ना। जो कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब वाला क्षेत्र था वो खेती के लिए क्या ही था, तो बहुत ही अच्छा था। उपज और मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर कर का क्या तो निर्धारण किया जाता था। ठीक है, क्योंकि गंगा क्या बोलते हैं, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के आसपास का क्षेत्र था, दोआब वाला क्षेत्र, तो वहाँ की मिट्टी उपज के लिए क्या होती थी, बहुत अच्छी होती थी। ठीक है। अब देखिए फसल आधारित टैक्स इन्होंने किस प्रकार निर्धारित किया था। तो जो गीली फसलें होती थी है ना, जैसे हो गया धान गन्ना, इस पर जो है टैक्स जो है ज्यादा लिया जाता था। और साथ ही जो सूखी फसलें होती थी जैसे ज्वार है, चना हल्दी प्याज है, इस पर अपेक्षाकृत है ना, मतलब जो गीली फसल के से कम दर से क्या तो कर लिया जाता था। और कुछ ऐसा अनुदान था जो क्या तो कर मुक्त था, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता था, नॉन टैक्सेबल था। जैसे देवदान, ये आपको याद रखना है। मंदिरों को दी जाने वाली भूमि जो है क्या थी, तो मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि जो कर मुक्त थी उसको क्या तो देवदान के नाम से जाना जाता था। दूसरा ब्रह्मदे, आपको याद रखना है, ब्राह्मणों को जो भूमि, ठीक है, इस साम्राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता था उसको क्या तो ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता था। ये पेपर में आया है ना, मैं पहले ही बताता हूँ। ठीक है, ये वाला जो है पेपर में आपके सीजीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, और ये देवदान, ये दोनों को ही इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, दोनों पेपर में आपको पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ जो कला, इस कला है ना, कला है, और चाहे कि स्थापत्य कला के बारे में बात हो, ठीक है, या मूर्ति कला के बारे में बात हो, मंदिर कला के बारे में बात हो, तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम्पी का वैभव आपको याद रखना है। क्या तो हम्पी का वैभव आपको क्या तो याद रखना है। ठीक है, तो
सबसे पहले हम लोग इनके जो रॉयल सेंटर है, जिसको राजकीय केंद्र, इनके महल हो गए, है ना, या इस तरीके के स्ट्रक्चर जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। देन हम लोग इनके जो धार्मिक केंद्र है वहां पे आएंगे, ठीक है। तो महानवी डिब्बा, क्या तो महानवमी डिब्बा, ये क्या होता है, तो हाउस ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले याद रखिएगा, ये 24 फीट का ऊंचा विशाल मंच है। क्या होता था, ये मंच होता था, है ना। 24 फीट याद नहीं रखेंगे तब भी चल जाएगा, जहाँ राजा जो है दशहरा और क्या तो दशहरा और शनि प्रदर्शन देखते थे, ठीक है। इसको ऐसा समझिए जैसे वर्तमान समय में, है ना, हमारे यहाँ जैसे कि चाहे वो गणतंत्र दिवस के अवसर पे हो या 15 अगस्त के अवसर पर, ठीक है, दिल्ली में एक जगह से जिस प्रकार से प्रदर्शनी का शो किया जाता है और जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देखते हैं, बस वैसा ही स्थान यहाँ पर भी राजकीय केंद्र के स्थान पे आपको देखने को मिलता है, जिसको महानवमी डिब्बा के नाम से क्या तो ये लोग बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला आपको याद रखना है लोटस महल। अगला क्या याद रखना है आपको, लोटस महल। तो लोटस महल याद रखिएगा, ये जो है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक मिश्रण है, ठीक है। लोटस महल के बारे में क्या याद रखिएगा, इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक क्या तो मिश्रण है, और ये क्या होता था, संभवतः परिषद का कक्ष होता था, है ना। परिषद कक्ष होता था जहाँ क्या होता था, जो राजा होते थे उसके जो मंत्री हैं और मंत्री के साथ जो अन्य, ठीक है, उस परिषद के मंत्री सदस्य होते थे वो बैठते थे, ठीक है। अगला आपको याद रखना है हजार राम मंदिर, ठीक है। हजाराम मंदिर की वह विशेषता क्या है कि इसके बाहरी द्वारों पर संपूर्ण रामायण का नक्काशी आपको देखने को मिलता है, ठीक। ये सब हो गए इनके जो रॉयल सेंटर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ संसद भवन हो गया, राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति भवन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का जो रॉयल सेंटर है, उसके बाद जो अब गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त के, ठीक है, जैसे कर्तव्य पथ हो गया, ठीक है, इन सब स्थानों को इस तरीके का रॉयल सेंटर के नाम से जाना जाता है। अब अगला आप देखिएगा धार्मिक केंद्र, ठीक है, क्या तो धार्मिक केंद्र, है ना। तो धार्मिक केंद्र के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है, तो विठल मंदिर, है ना। धार्मिक केंद्र के बारे में सबसे पहले आपको ध्यान देना क्या है, तो विठल मंदिर, ये जो है संगीतमय स्तंभ और प्रसिद्ध गरुड़ गरुड़ प्रस्तर रथ के लिए विख्यात है, ठीक है। तो विठल मंदिर के बारे में क्या याद रखना है आपको, कि संगीतमय स्तंभ और प्रसिद्ध गरुड़ प्रस्तर रथ के लिए क्या तो विख्यात है। ये उसके स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर को भी आपको ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद विरूपाक्ष मंदिर जो है, ये विजयनगर के शासक स्वयं को विरूपाक्ष देवता का प्रतिनिधि मानते थे, इसलिए ये क्या, ठीक है। तो विजयनगर में विरूपाक्ष मंदिर के बारे में आपको क्या याद रखना है, कि विजयनगर के जो शासक हुए वे स्वयं को विरूपाक्ष देवता के क्या तो प्रतिनिधि मानते थे, ठीक है। और राय गोपुरम, ये याद रखिएगा, मंदिरों के विशाल और भव्य प्रवेश द्वार है। मंदिरों के क्या तो आ, विशाल और भव्य प्रवेश द्वार है ना। जैसे कि ये वाला प्रवेश द्वार का आपको ध्यान देना होगा, इसी को क्या तो राय गोपुरम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतनी चीजें हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको देखने को मिलता है कि आठ अष्ट दिग्गज, जो 8 कवियों के, है ना, जो 8 महान कवि आपको, ठीक है, इनके समय में देखने को मिलते हैं, इसी कारण इसको क्या तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, कृष्णदेव राय के समय को आपको याद रखना है। और जब बात थी कि इसके वो कवि के बारे में, कविता के बारे में हो, तो वहाँ तो साहित्यिक स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस तरीके की चीजें भी आपको याद रखनी है। तो एक नाम आपको याद रखना है, सभी नहीं, एक नाम याद रखना है यहाँ पे, तेनाली रामकृष्ण का। ये अपनी बुद्धि और चतुरता के लिए क्या थे, तो बहुत ही प्रसिद्ध थे। इनको जो है पांडुरंग महामात्य के नाम से जाना जाता था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक नाम और याद रखना है, अल्सानी पेद्दाना। ये आंध्र कविता के क्या तो पितामह है, और इनके ग्रंथ का नाम है मनुचरित्र। अल्शानी पेद्दाना, ठीक है, ये दोनों चीज आप याद रखना, सबके सबको जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। और जो राजा है उनके स्वयं की रचना है का नाम यहाँ पे देखिएगा, अमुक्तम मलयाद, ये तेलुगु में है। कौन सी भाषा में है, तेलुगु में है। विष्णु और अंडाल, है ना, ये जो कलवर संत है कि विवाह का वर्णन और प्रशासन का नियम इसमें क्या तो दिया गया है, ये स्वयं राजा के द्वारा क्या है तो लिखित है, ठीक। अगला आपको याद रखना है, जामवती कल्याणम और मदलसा चरित, ये संस्कृत में है। ये दोनों रचना किसमें, तो संस्कृत में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, आपको याद रखना है, ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े, देखिए। और उसके बाद कुछ और नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि यहाँ पर है अन्य दिग्गज में, नंदी तिमन्ना, ये जो है राजशेखर चरित्र के नाम से जाने जाते थे,
ये भी याद रखना है। मुकुतिमाना, दुजटी और पिंगली सोना, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। दरबारी भाषा जो कौन सी थी, तो कन्नड़ थी। लेकिन तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग इस काल को क्या तो माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। जो दरबारी भाषा, मतलब दरबार जब होता था तो लोग जो है वहाँ की जो भाषा में कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे, कन्नड़ भाषा का। ठीक है, चलिए। अब इसकी जो सोसाइटी थी, समाज किस प्रकार था और समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे उच्च शिक्षा और पद की व्यवस्था थी। ठीक है, महिलाओं को अत्यंत उच्च स्थान भी यहाँ पे प्राप्त है ना। पुरुषों की समान ही शिक्षा और युद्ध कला का प्रशिक्षण उनको दिया जाता था। तो कुल मिलाकर महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। साथ ही यहाँ पर व्यवसाय के रूप में आपको याद रखिएगा, पुर्तगाली यात्री जिसका नाम क्या है, नूनीज। इनके अनुसार विजयनगर दरबार में आपको याद रखिएगा, महिलाएं जो है ज्योतिष, क्लर्क, मुनिम, अंगरक्षक और यहाँ तक कि पहलवान भी होती थी। ठीक है, एक विदेशी है ना, पुर्तगाली यात्री हैं जिनका नाम क्या है, तो नूनीज। इन्होंने कहा कि विजयनगर दरबार की जो महिलाएं होती थी वो ज्योतिष भी होती थी, क्लर्क, मुनिम, अंग रक्षक और साथ ही पहलवान भी होती थी। ठीक है, अब इस समय सामाजिक प्रथाएं में आपको याद रखना है कि समाज क्या है, अच्छे से व्यवस्थित था। ठीक है, समाज जो है व्यवस्थित था। बहु विवाह है ना, मतलब कई लोगों से विवाह, साथ ही बाल विवाह और सती प्रथा जैसी जटिल सामाजिक प्रथाएं भी क्या था, तो प्रचलित थी। ठीक है, शिक्षित होने के साथ ये सब भी है ना अलग अलग जगहों पे चल रहा था। ठीक है, जैसे भारत के कई इलाकों में अभी इस तरीके की चीज थी, एकदम इस तरीके की चीजें चलती हैं। है ना, जैसे बाल विवाह हो गया तो कई जगह पे बिल्कुल बंद हो गया है ना, सरकार इसके पीछे अच्छा काम कर रही है। तो रिमोट एरियाज में ऐसा देखने को आपको मिलते हैं। उसके धार्मिक स्वतंत्रता, तो विजयनगर के शासकों ने पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता क्या थी, इनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन का पहले से मिला हुआ था। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डोमिंगो पेश, इस यात्री का नाम रखना और याद रखना, और कहाँ के थे, ये पुर्तगाल के थे। इन्होंने ही विजयनगर की तुलना किससे, तो रोम से की। और कृष्णदेवराय का इन्होंने प्रशंसा किया और कहा कि महानवी डिब्बा को हाउस ऑफ विक्ट्री कहा। ठीक है, जो रॉयल सेंटर मैंने बताया था, महानवमी डिब्बा को क्या, तो हाउस ऑफ विक्ट्री के नाम से इन्होंने पुकारा। इसके बाद अगला नाम है नुनीस। थोड़ी देर पहले मैंने इसके पहले बताया था, कहाँ से, तो पुर्तगाल से। इन्होंने विजयनगर की महिलाओं को पहलवान, मुनिम स्थिति और साथ ही सती प्रथा का विस्तृत वर्णन इनके द्वारा किया गया है। ठीक, अगला नाम आप याद रखना है अब्दुल रजाक का। ये कहाँ के थे, तो फारसी थे, है ना, फारस के थे। ये जो है देवराव द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, देवराव द्वितीय के दरबार में आया था। तो देवराव द्वितीय के समय किलेबंदी की 7 मजबूत पंक्तियों का अचूक वर्णन इन्होंने किया है। हाँ, 7 लाइन ऑफ फोर्ट्स का। उसके बाद अगला आपको नाम याद रखना है डुआर्टो बोरबोसा। ये कहाँ के थे, तो ये पुर्तगाल के थे। विजयनगर साम्राज्य में याद रखिएगा पुर्तगाली बहुत ही आए हैं। ठीक है, तो कृष्णदेव राय के काल में आए और आम लोगों के आवास और व्यापार का इन्होंने क्या तो वर्णन किया था। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्योंकि उस समय शासन चल रहा था तो इनके प्रतिद्वंदी शक्ति भी थे, है ना, मतलब दुश्मन होते थे जो समान तरीके से क्या तो शक्ति रखते थे। तो एक याद रखिएगा, बहमनी साम्राज्य था। इसके संस्थापक का नाम है अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसको क्या तो हसन गंगू के नाम से जाना जाता था। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी राजधानी कौन सी थी, तो गुलबर्गा थी। ठीक है, इनका पतन होता है जब 14 सुल्तानों के शासन के बाद बहमनी साम्राज्य का पतन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और साथ ही इनका जो शासन है वो 5 स्वतंत्र ढक्कन सल्तानों में क्या था, तो सल्तनतों में अ, सल्तनतों में देखने को मिलता था आपको, जैसे कि एक है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बाबर में टूट गया। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य के बारे में आपको याद रखना है। संस्थापक का नाम है अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। राजधानी थी गुलबर्गा। 14 सुल्तानों के बाद इनके शासन का क्या होता है, पतन होना चालू हो जाता है। और इनका साम्राज्य जो है 5 स्वतंत्र सल्तनत में क्या होता है, विभाजित हो जाता है, जिसका नाम बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बाबर, सब नाम याद रखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये तुंगभद्रा कृष्णा नदी दोआब क्षेत्र पर इनका क्या तो संघर्ष देखने को मिलता है। इसी को रायचूर दोआब के नाम से भी जाना जाता है, इसी को क्या तो रायचूर दोआब के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना है। तो आपको जब दोआब क्षेत्र जब कह बोलूँ मैं, तो कृष्णा तुंगभद्रा वाला, ये क्या होता है, उपज के लिए होता है ना, क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। क्योंकि दोनों नदियों के, ठीक है, दोनों नदियों का जो
नदी के साथ जो कीचड़ जाता है वो क्या होता है, उपजाऊ होता है। तो इसी तरीके की चीजें, और साथ में पानी भी इसको अच्छे से मिल जाता था दोनों नदियों से। तो दोनों साम्राज्यों के बीच निरंतर युद्ध और रक्तपात का मुख्य कारण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो तालीकोटा के युद्ध ये भी आपको ध्यान रखने हैं। इसी को क्या तो रक्षा तंगड़ी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या था तो अरविंदो वंश के मंत्री जिसका नाम क्या है, राम राय, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। इन्होंने दक्कन सुल्तानों को एक दूसरे के खिलाफ क्या तो भड़काने का, ठीक है, भड़काने की कूटनीति, भड़काने का काम किया, लेकिन इनकी जो कूटनीति थी वो क्या हुई, असफल हुई। ठीक है, इसीलिए तालीकोटा और रक्षा तंगड़ी का युद्ध आपको देखने को मिलता है। तारीख आपको याद रखना है, 26 जनवरी 1565 को। ठीक है, और विजयनगर, अहमदनगर और गोलकुंडा तथा बीदर ने विजयनगर के खिलाफ एक संयुक्त इस्लामी महासंघ बनाया। बाबर इसमें शामिल नहीं था। जो 5 भाग जो टूटे थे बमनई साम्राज्य, उसमें याद रखिएगा बरार इसमें शामिल नहीं था, है ना, बरार इसमें शामिल नहीं था। बाकी बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर आपको देखने को मिलता है संयुक्त रूप से। और ये तीनों, है ना, यहाँ पे जो है अरविदो वंश के जो मंत्री हैं और साथ ही बमनई समाज, इनका जो युद्ध आपको विजयनगर के साथ देखने को मिलता है। तीनों का एक साथ किसके साथ तो विजयनगर का। परिणाम याद रखिएगा कि जब ये तीनों, है ना, तीनों कहने का मतलब क्या है, विजयनगर, बमननी, है ना, और ये जो होता है आपका अरविदो, जब युद्ध होता है तो दो दो एक साथ लड़ते हैं। कौन तो अरविदो और बमनई, है ना, बमनई और विजयनगर एक तरफ होता है। तो विजयनगर की सेना जो इसमें पूरी तरह क्या होती है, पराजित होती है। और जो ये अरविदो वंश के जो मंत्री है राम राय, इनकी क्या तो इस युद्ध में हत्या कर दी जाती है। ठीक है, और जो भव्य शहर रहता है उस समय हम्पी, उसको 5 महीने तक क्या तो लूटा जाता है। इसके साथ ही विजयनगर साम्राज्य की जो वास्तविक अंत आपको देखने को मिलता है। किस युद्ध से तो तालीकोटा के युद्ध, जिसको रक्ष तंगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, 26 जनवरी 1565 को। और इसी के समकालीन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि याद रखिएगा 1526 से 1707 ये मुगल साम्राज्य आपको देखने को मिलता है। है ना, तो बाबर आपको देखने को मिलता है 1526 पानीपत के युद्ध में। फिर उसके बाद हुमायूं आते हैं। हुमायूं के बाद जो बहुत बड़ा नाम है वो अकबर है, 1556 से 1605 तक। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है, मुगल साम्राज्य के सारे बादशाह हैं। ठीक है, अब इनका प्रशासन देखिएगा तो सबसे पहले अकबर, है ना, जो सबसे ज्यादा फेमस था। तो अकबर ने, याद रखिएगा, मनसबदारी प्रथा एक इन्होंने क्या तो चालू की, जिसके अंतर्गत जो सैन्य और नागरिक प्रशासन पद पर, ठीक है, ये क्या था तो आधारित था। और विजयनगर में अमर नायक भू अनुदान प्रणाली, ठीक, मतलब दोनों ही सेम था। ठीक है, अकबर की मनसबदारी जो प्रथा थी, उसी प्रकार विजयनगर में जो अमर नायक की भूमि अनुदान प्रणाली थी, दोनों एक समान ही थी। राजस्व के बाद याद रखिएगा अकबर की जब्ती या बंदोबस्त प्रणाली जो थी, तो राजा टोडरमल द्वारा 10 वर्ष की औसत उपज पर कर निर्धारण कर, जो विजयनगर की गीली या सूखी फसल की प्रणाली के भिन्न एक केंद्रीय व्यवस्था थी। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, तो ऐसी पढ़ लेना, है ना। बाकी अकबर की जब्ती या बंदोबस्त प्रणाली ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अकबर की क्या तो मनसबदारी प्रथा भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो राजा थे टोडरमल, उनके द्वारा 10 वर्ष के औसत उपज पर निर्धारित किया जाता था, गीली और सूखी फसलों को देखते हुए। ठीक है, अब जो लास्ट चीज है जिसका रिवीजन करते हैं, तो राजवंशों का क्रम में सबसे पहले संगम आया, तुलु आया, और तुलव, और लास्ट में अरविदो, जिसको अरविडो ही नाम से जानते हैं। कृष्णदेव, याद रखिएगा, तुलव से सबसे महान शासक थे। आंध्र भोज, यमन राज्य स्थापनाचार्य के नाम से ये तो जाने जाते थे। अच्छा, यमन राज्य स्थापनाचार्य के नाम से कब जाने गए, यमन राज्य तो जब बमनी साम्राज्य के इन्होंने अंत कर दिया उसके बाद। ठीक है, अब इसके बाद आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण पुस्तक में आपको याद रखना है, अम, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बमनी समाज का अंत कर दिया, बल्कि क्या हुआ था, उस युद्ध में इन्होंने, है ना, उसमें जीत दर्ज की थी। ठीक है, लेकिन जब एक साथ महासंघ का युद्ध होता है जिसमें पूरा बमनी का जो पांचों सल्तनत है, वो पांचों सल्तनत में एक बरार जो है उसमें क्या तो शामिल नहीं हुआ था। और साथ ही आपका जो है अरविदो अरविदो का जो संघ है वो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य को वास्तविक अंत यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब अमुक्ता माल्याद तेलुगु में है। ठीक है, और मणिचरित्र, ठीक है, मनु चरित्र, ये आपको याद रखना है। अरल सानी पेद्दाना, ठीक, तो पुस्तक के बारे में मैंने पहले आपको बताया वहां पे, तो ये याद रखना है। प्रशासनिक व्यवस्था में आपको याद रखना है अमर नायक प्रणाली। ठीक है, ये सल्तनत की एकता प्रथा की क्या थी तो समान थी, है ना। विदेशी यात्री में पेज और नूनी याद रखना है, ये कहाँ के थे याद रखे,
पुर्तगाल के, और रज्जाक के बारे में क्या याद रखें, फारसी थे। साम्राज्य का अंत होता है तालीकोटा या रक्षा तंगड़ी के युद्ध से कब, 1565 में। राम राय बनाम दक्कन सुल्तानों का संघ आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, सभ्यताएं क्या होती, नष्ट हो जाती है, लेकिन उनका इतिहास अभी तक अमर रहता है। ऐसा क्यों बोला गया है कि विजयनगर जो हम्पी है, इसके खंडहर जो है आज भी यूनेस्को के विश्व धरोहर में क्या है, तो स्वर्णिम युग की तरफ गवाही दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा बहुत सारा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, और सभी के सभी आपको यूनेस्को के हेरिटेज साइट में क्या है, तो शामिल किए हुए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास इतना ही, क्विक रिवीजन के तौर पे इसको जल्दी से हम लोगों ने खत्म कर लिया। ठीक है।